हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। मतलब सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली है, ये अपने को पता करना है। देखिए, सिंधु सभ्यता की शुरुआत कहाँ से होती है। सिंधु नदी के आसपास जो भी कल्चर मिला उसको क्या कहा गया, सिंधु सभ्यता कहा गया। मतलब सिंधु नदी के आसपास जो भी डेवलपमेंट, जो भी नगरीय संस्कृति मिली हमको, उसको हमने क्या कहा शुरुआत में, सिंधु सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के आसपास तक ही सीमित थी क्या? जवाब है नहीं। वो और भी काफी दूर दूर दुरुस्त इलाके तक वो सभ्यता फैली हुई थी। तो वही जियोग्राफिकल लेवल पर, भौगोलिक लेवल पर सिंधु कल्चर जो है वो कहाँ तक फैला था, ये अपन पता करेंगे चारों दिशाओं के रेफरेंस में। तो देखिए क्या लिखा है, पहला सिंधु कल्चर। सिंधु कल्चर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में कहां तक फैला हुआ है, जहां तक सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर। मतलब उत्तर में जम्मू कश्मीर जो है वहां का एक क्षेत्र, एक जगह है मांडा। मांडा तक सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं उत्तर दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ में, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है दायमाबाद। ठीक है, साउथ में महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद, वहां तक हमें साउथ में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार पूर्वी सीमा में यानी कि जो ईस्ट है, जहां से सूरज उगता है, वहां पर हमें कहा मिला है, वो है यूपी में। यूपी तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यूपी में भी कहां पर, आलमगीरपुर। यूपी का जो आलमगीरपुर वाला जो जगह है, वहां तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक उसी प्रकार पश्चिमी दिशा में यानी कि पाकिस्तान वाले साइड में देखोगे तो ये जो सूतका गेंडोर नामक एक जगह है, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं पश्चिमी दिशा में। और ये सूतका गेंडोर कहां पर है, यह आपका बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान अभी कहां पड़ता है, वो पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी आज के समय में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सेंटर है, वो अगर आप देखोगे आजादी से पहले वो भारत में था, लेकिन उसके जो अधिकांश अवशेष है वो अभी कहां पर है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के रेफरेंस से अगर आप देखोगे सेंटर में, तो ऊपर में क्या पड़ता है, जम्मू कश्मीर। नीचे में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र यानी दायमाबाद, साउथ में आ जाता है। इस साइड पूर्वी दिशा, ईस्ट में अपना क्या पड़ जाता है, यूपी। तो वो देखो सिंधु कल्चर के ईस्ट में क्या पड़ रहा है, यूपी। तो आलमगीरपुर में वहां सिंधु सभ्यता के अवशेष में है, ईस्ट तक यानी पूर्वी सीमा तक। ठीक उसी प्रकार सिंधु सभ्यता का पश्चिमी साइड क्या है अपना, सूतका गेंडोर। और सूतका गेंडोर कहां पर है, बलूचिस्तान, जहां पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के अवशेष नॉर्थ में कहां तक मिले हैं, जम्मू कश्मीर के मांडा तक। साउथ में कहां तक मिला है, महाराष्ट्र के दायमाबाद। पूर्वी दिशा में ईस्ट में कहा मिला है, यूपी के आलमगीरपुर तक। और पश्चिमी दिशा में कहां तक मिला है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, बलूचिस्तान में भी सूतका गेंडोर नामक क्षेत्र तक सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मतलब इतने पूरे एरिया में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे, सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बता चुका हूं। मतलब वो कहां कहां तक फैला था, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। अब अपन उसके आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, उसमें कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस मतलब तांबा, कांसा, ये सब जो धातु थे वो सब यूज होते थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका बैकग्राउंड ताम्र पाषाणी था। ताम्र पाषाणी मतलब, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। मतलब ये जो सभ्यता थी, ये उस सभ्यता से आई जहां पर तांबा भी यूज होता था और पत्थर भी यूज होता था। ठीक है फ्रेंड्स। उस सभ्यता से होते हुए सिंधु घाटी सभ्यता आई, और ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में हुआ इसका उदय। मतलब ये जो सभ्यता का जो उदय हुआ, वो कहा हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पश्चिम उत्तर, पश्चिम प्लस उत्तर यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, वहां से इसका उदय हुआ। ठीक है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला था, ये बात बोला गया है। तो देखो फ्रेंड्स, फिर से बोल दे रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका बैकग्राउंड ताम्र पाषाणी था, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में फैला था, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसके अवशेष मिलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब वो सभ्यता जिसमें कांसा यूज होता था। ठीक है, तो शुरुआत में पहले लोहा, कांसा, तांबा, ये सभी यूज होते थे। ये सभी शुरुआत में मतलब जो कांसा, तांबा, ये सब कहाँ यूज होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी यूज हुआ है।
ये क्या बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब इस सभ्यता में कांसे का यूज होता था। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड था ताम्र पाषाणिक था। ताम्र पाषाणिक मतलब ये सभ्यता कौन सी सभ्यता से आई, ये सभ्यता उस सभ्यता से आई जहां पर तांबा भी यूज होता था और पत्थर भी यूज होता था। इसी बात की जानकारी इसमें दी गई है। और ये इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र तक फैला हुआ है, जो कि भारत के पश्चिम उत्तर एरिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार नोट करें इसको। फ्रेंड्स आगे है, ये सभ्यता नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1100 किलोमीटर में फैली हुई है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर इसका फैलाव देखेंगे दूरी में तो कितना है, तो वो है आपका 1100 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि ईस्ट से वेस्ट जो इसका फैलाव है वो कितना है किलोमीटर में, वो है लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला है। कौन फैला है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो इसमें क्या बोला है, अभी तक उत्खनन से लगभग 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। मतलब अभी तक खुदाई से और रिसर्च ये सभी प्रक्रियाओं से कितने प्लेसेस खोजे जा चुके हैं, वह है लगभग 2800 प्लेसेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी प्लेसेस किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स इसमें आगे बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, शुरुआत अपने ट्राइंगल शेप में थी। मतलब अगर उसका पूरा एरिया अगर आप देखोगे और उनको एक साथ अगर कनेक्ट करोगे तो वो कैसा था, वो ट्राइंगल शेप में था, जिसका एरिया कितना था, जिसका जो क्षेत्रफल है यानी कि जो एरिया कितना है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी, ये बात बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट करें एक बार इसको। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में सिंधु कल्चर का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में पब्लिश्ड किताब में मिलता है। उसके बाद साल 1921 में एएसआई डिपार्टमेंट के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा कल्चर की खोज की। ठीक है, साल 1921 में हड़प्पा कल्चर की खुदाई हुई और अपने वजूद में आया कब, वो साल 1921 में हमको पता चला। लेकिन एक्चुअली में अगर इसके बारे में जानकारी कब मिली, वो मिली थी साल 1826 में। ये चीज याद रखना कि सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने ही किसका पता लगाया, सिंधु कल्चर का पता लगाया। सिंधु कल्चर का पता किसने लगाया, चार्ल्स मेसन ने। कब, 1826 में। खुदाई हुई 1921 में, लेकिन पता कब चला, 1826 में। ये चीज याद रखना। दूसरी बात, उन्होंने इसका वर्णन 1842 में अपनी किताब में सिंधु कल्चर का वर्णन किया। पता कब लगाया, 1826 में। लेकिन उसने अपनी किताब में इसके बारे में जानकारी कब दी, पब्लिश कब किया सिंधु कल्चर के बारे में कि ऐसी कोई सभ्यता भी है, तो उस चीज को उन्होंने क्या किया, किताब में पब्लिश किया। वो कब किया, 1842 में। उसके बाद ही साल 1921 में एएसआई डिपार्टमेंट के द्वारा तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, कौन थे, सर जॉन मार्शल। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल। उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने साल 1921 में हड़प्पा कल्चर की खोज की, यानी कि हड़प्पा नगर की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इसको नोट करें आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज कब की, साल 1922 में की। ठीक है, दयाराम साहनी ने कब किया, 1921 में। और मोहनजोदारो की खोज कब हुई, किसने की, राखल दास बैनर्जी ने। किनकी डायरेक्शन में, जॉन मार्शल के डायरेक्शन में। कब हुआ, साल 1922 में। किसकी खोज हुई, मोहनजोदारो की, याद रखना। उसके बाद रेडियो कार्बन जैसी टेक्निक का यूज कर हड़प्पा कल्चर का काल निर्धारण किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, 2500 बीसी से 1750 बीसी माना गया। ये काल किसका माना गया, हड़प्पा कल्चर का माना गया। ये सभ्यता लगभग 400 से 500 सालों तक रही। कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखो क्या है, रेडियो कार्बन। रेडियो कार्बन क्या होता है, ये एक प्रकार की टेक्निक है, एक पद्धति है कि इससे पता चलता है कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है, कितने सालों पुरानी है, वो पता लगाया जाता है। तो कोई भी सभ्यता कितनी पुरानी है अपने को कैसे पता चलेगा, उसके जो अवशेष मिले हैं, जो भी अवशेष कुछ भी जो भी मिलता है उसकी रेडियो कार्बन कार्बन डेटिंग यानी कि रेडियो कार्बन एक टेक्निक होता है, उसके द्वारा पता लगाते हैं कि ये जो चीज है इतनी साल पुरानी है। तो उससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता है इतनी पुरानी मानी जा सकती है। हालांकि देखो हिस्ट्री में एक चीज है कि हम बस अनुमान लगा सकते हैं, एक्चुअली में वो चीज कितनी पुरानी हमको नहीं मालूम है। क्या पता वो 10,000 साल पुरानी हो, लेकिन
हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसके आधार पर जो डिसाइड किया गया, जो काल निर्धारण किया गया, वो था हड़प्पा कल्चर का काल निर्धारण कितना से कितना तक किया गया, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। यानी कि ईसा के जन्म से, बीसी मतलब क्या, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना गया। तो हड़प्पा का अगर आपको काल निर्धारण पूछे कि हड़प्पा जो कल्चर थी वो कब तक था, उसका काल निर्धारण कितना था, मतलब कौन से समय तक वो था, तो वो होगा आपका 2500 से 1750 बीसी माना गया। जिस आधार पर, रेडियो कार्बन टेक्निक के आधार पर। ये टेक्निक क्या है, इससे पता चलता है कि कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है। ठीक है, अनुमान लगाया जा सकते हैं। एक्चुअल में 100% सही हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं होता। मतलब रेडियो कार्बन जैसी जो टेक्निक है मैक्सिमम सही मानी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो सभ्यता होती है वो बहुत पुरानी होती है, लेकिन इंसान अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाया है उसी के आधार पर वो किसी भी चीज का अनुमान लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी अनुमान के आधार पर हड़प्पा कल्चर का जो काल निर्धारण किया गया वो कब से कब तक है, 2500 से 1750 बीसी। फिर क्या बोला, देखो ये सभ्यता लगभग 400 से 500 सालों तक रही। मतलब हड़प्पा कल्चर जो था उसको अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो टोटल वो कब तक था, 400 साल से लेकर 500 साल, 400 से लेकर 500 साल के बीच हड़प्पा कल्चर रहा। मतलब उसका टोटल आयु मान सकते हो। तो हड़प्पा सभ्यता का जो, अगर आप एज पूछो कब से कब तक रहा, तो लगभग 400 से 500 सालों तक रहा। ये बात इसमें बोला गया है। सो फ्रेंड्स एक बार इसको आप नोट करें। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। माना जाता है कि यह सभ्यता 2200 बीसी से 2000 बीसी तक अपने परिपक्व अवस्था में थी। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना 2200 से 2000 बीसी, इस समय हड़प्पा कल्चर यानी सिंधु घाटी सभ्यता अपने परिपक्व अवस्था में थी। परिपक्व मतलब एक प्रकार से मतलब पूरी तरह मेच्योर डेवलप्ड मान सकते हो। उस अवस्था में कब थी ये, ईसा पूर्व 2200 बीसी से ईसा पूर्व 2000 बीसी। इस टाइम पीरियड के बीच में वो पूरा डेवलप्ड मेच्योर, ऐसा इस कंडीशन में आप मान सकते हो। मतलब पूरा डेवलप्ड अवस्था में था, कंडीशन में था। अभी न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि ये सभ्यता 8000 साल पुरानी बताई जा रही है। देखो इससे पहले जो मैं आपको बताया टाइम पीरियड, वो उस समय जो रेडियो कार्बन डेटिंग जो टेक्निक हुआ था ना, उससे अनुमान लगाया गया था। लेकिन देखो वो उस समय कितना पुराना है, लगभग आज से 100 साल पुरानी बात मान सकते हो। 1922-21 की बात हो रही है। उस समय की टेक्नोलॉजी और अभी की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। तो उस समय जब टेक्नोलॉजी से पता लगाया गया तो ये 2500 से 1750 बीसी माना गया। लेकिन अभी न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर जब इसका टाइम पीरियड का असेसमेंट किए तो क्या पता चला कि ये सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी मानी जा रही है। और ये सभ्यता मैच्योर अवस्था में कब थी, मैच्योर स्टेज पे 2200 से 2000 बीसी के बीच में ये मैच्योर स्टेज पे थी। ये बात बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार नोट करें इसको। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता का निर्धारण खुदाई से प्राप्त मानव कंकाल है। मतलब सिंधु सभ्यता को कौन बनाया ये हम कैसे पता किए, वहां से जो खुदाई से जो मानव कंकाल मिला उससे पता चला। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या बोला गया है कि सबसे ज्यादा जो कंकाल है, जो हड्डियां हैं मानवों की, वो कहां से मिली, मोहनजोदारो से प्राप्त हुई। ठीक है, इनके टेस्टिंग से पता चला कि इस सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। ठीक है, इन्हीं माने जो कंकाल मिले अपने को, बोन्स, उनकी टेस्टिंग हुई तो उनकी टेस्टिंग, उनके डीएनए से पता चला कि किस टाइप के जो प्रजातियां हैं, जो स्पीशीज है यहाँ पर, ह्यूमन स्पीशीज थी वो यहाँ निवास करती थी। तो टोटल कितनी थी, 4 स्पीशीज थी। अभी वो क्या है अपन उसको आगे देखेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण खुदाई से प्राप्त मानव कंकाल है। मतलब इस सभ्यता को किसने बनाया, उनका निर्धारण, वो कौन थे, वो कैसे पता चला, वहां जब खुदाई हुई तो वहां से हमें क्या मिला, ह्यूमन बोन्स यानी कि मानव कंकाल। कि इन्हीं मानव कंकाल मतलब इंसानों ने इस सभ्यता को बनाया है, ये पता चला। सबसे ज्यादा कंकाल हमें कहां से मिला, मोहनजोदारो से मिला। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी जब टेस्टिंग हुई तो पता चला कि इस सभ्यता में टोटल 4 प्रकार के मानव प्रजाति निवास करती थी। 4 टाइप की ह्यूमन स्पीशीज यहाँ पर रहती थी। अब वो चारों कौन कौन सी प्रजाति है उसको अपन आगे देखते हैं। फिलहाल अभी आप इतना नोट करें। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता चुका था कि हड़प्पा कल्चर में किस टाइप की ह्यूमन प्रजाति रहती थी। टोटल 4 टाइप की ह्यूमन प्रजाति यानी कि मानव प्रजाति
वहां रहती थी। वो चारों मानव प्रजाति कौन सी है उसको अपन देखते हैं। पहला है भूमध्य सागरीय प्रजाति, ये भी एक इंसानों का एक स्पीशीज है जिसका नाम क्या है भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा कहाँ थे, हड़प्पा कल्चर यानी कि सिंधु घाटी कल्चर में थे। उसके बाद थे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड भी क्या है, एक प्रकार की मानव प्रजाति है। नेक्स्ट है अल्पाइन, अल्पाइन स्पीशीज। ये अल्पाइन स्पीशीज भी मानव प्रजाति की एक स्पीशी है, अल्पाइन स्पीशी। ये भी सिंधु कल्चर में रही है। फिर उसके बाद है मंगोलियाड, मंगोल चाइना के ऊपर वाला जो एरिया मंगोलिया बोलते हैं ना, वहां की स्पीशीज के भी लोग थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा किस प्रजाति के लोग थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। और कौन कौन सी प्रजाति के लोग थे, तो वो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन और मंगोलियाड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लें आप लोग।